नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है गुरुकुल मैथ्स पर। तो आज पुलिस परीक्षा को देखते हुए कमज़ोर बच्चों के लिए शुरू से ही गणित का पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो आपको स्टार्ट होता है संख्या पद्धति से। तो आइए वहीं से आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, एक दिन क्लास आपकी लाइव चलेगी। लाइव क्लास में जब चलती है तो आपकी हो सकती क्लास में रख के आपके कैमरे को ये चला दी जाए, जिससे आप पूरी क्लास का आनंद घर बैठे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हो सके तो सब्सक्राइबरों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और वीडियो को लाइक, अगर आप देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, जितने आपके लाइक्स होते हैं, जितने कमेंट्स होते हैं, यूट्यूब उसी को प्रमोशन ज़्यादा देता है। तो हर वीडियो चाहता है कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले हैं। तो इस कमी को पूरा आप ही लोग कर सकते हो। तो जो भी वीडियो देखे तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो इतना काम ज़रूर कर लेना। आइए करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि संख्या पद्धति आखिर है क्या। देखिए, गणित में क्या होता है, गणित में जितने भी आपके डिजिट दिए गए हैं, संख्याएँ दी गई हैं, अंक दिए गए हैं, इन सब का मिश्रण करके एक कोई नियम बनाया जाता है, ठीक है। उसने कोई संख्याएं उठाई और संख्याओं के बीच में क्या किया, एक विशेष नियम को लगा दिया। विशेष नियम के तहत एक सवाल को तैयार कर दिया और उसी को हमने क्या बोल दिया, संख्या पद्धति। संख्याओं को क्रम से लगाने के बाद उसमें जो नियम फिट किए जाते हैं और फिट करने के बाद जो सवाल तैयार होता है उसे बोलते हैं हम संख्या पद्धति, ठीक है। तो एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। तो संख्या पद्धति आपकी खत्म, यहाँ से खत्म नहीं हो गई, मतलब कि ये उसकी डेफिनेशन खत्म हुई है। अब आइए देखते हैं संख्या पद्धति। गणित जब स्टार्ट होता है तो गणित की सबसे छोटी इकाई जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अंकों से स्टार्ट होता है। और अंक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। अब डिजिट जो होते हैं पूरी गणित में कितने दिए गए हैं, आपके 10 डिजिट दिए गए हैं, 0 से लेके 9 तक। और ये 10 डिजिट ऐसा आपका दिमाग घुमाते हैं कि गणित बाद में समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे विशेष नियम लगते हैं कि ऐसी पद्धति बनाई गई है पूरी गणित की जिसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन आप सुचारू रूप से कंटिन्यू अगर इसको समझ लेते हो, अगर इसकी जड़ तक पहुँच जाते हो तो गणित से सरल कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। फिर बहुत मज़ा आता है गणित को लगाने में। अगर आप इन 10 अंकों को समझ लेते हो और इनकी पद्धति को समझ लेते हो तब, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने कहा गणित की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अंक। अंक को हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। और जो डिजिट होते हैं हमारे गणित में कितने दिए गए, आपके 10 डिजिट दिए गए हैं। और इन 10 डिजिट को हम क्या बोलेंगे, दशमिक पद्धति बोलेंगे। दशमिक पद्धति का मतलब है, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या होगा, ऐसी पद्धति जिसमें 10 अंकों का समावेश हो। 10 अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप अगर इनको गिनते हो तो आपके ये 10 अंक हो जाते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक 10 अंक। अब आइए, हमने अंकों को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन अंकों को मिला के हम एक क्या करेंगे, अंक प्लस अंक मिलाकर एक क्या बनाएंगे, संख्या बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने मान लो यहाँ पे एक संख्या बना दी है, इन सभी अंकों से लेकर 5, 3, 2, 6, 8 हमने एक संख्या तैयार कर दी है। अंक और अंक मिलकर क्या बन गए, संख्या। जब संख्या बन गई है तो संख्या से हमारे 2 क्वेश्चन तुरंत पूछ लिए जाएंगे। सबसे पहले क्या, आपको स्थानीय मान आना चाहिए, आपको जातीय मान आना चाहिए, ठीक है। जो भी डिजिट लिखे हुए हैं इनके स्थानों का मान क्या है। जैसे 2 का स्थान मान क्या होता है, या 2 का स्थानीय मान क्या होता है, हम कहेंगे 2 का जातीय मान क्या होता है। तो इन 2 का ज्ञान भी होना आपको जरूरी है। अब देखो 2 का स्थानीय मान क्या है, हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ये आता ही है। इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा में कितने होते हैं, पहले तो ये 2 लिख लो। सैकड़ा किससे बनता है, 100 से। तो 100 लगा दिए, काम खत्म। अगर हमने कहा 3 का स्थानीय मान बताइए तो 3 किस पे आएगा, 1000 पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। 3 लिखो और 1000 लगा दो यहाँ पे। 1000 का मतलब 3 बिंदी लगा देना है। तो ये जो है 2 का स्थानीय मान 200 होगा, 3 का स्थानीय मान 3000 होगा, 8 का स्थानीय मान जो इकाई अंक है, तो इकाई अंक तो केवल कितना होगा, 8 होगा। तो आपको समझ में आया होगा स्थानीय मान क्या होता है, जिस डिजिट का जो स्थान होता है उसका वो स्थानीय मान कहलाता है। फिर हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा से काउंट करने हैं, या तो काउंट कर लो। जो भी 5 दिया गया है तो 5 से पहले हमें कितनी संख्या छोड़ी गई हैं, 4। तो हमें 5 के पीछे कितने अंक लगाने हैं, जितने गिने हैं वो 4 0 लगा दो, आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। तो स्थानीय मान समझ में आ गया। दूसरा आता है आपका जातीय मान। अच्छा, स्थानीय मान को कभी कभी इंग्लिश में लिख के दे दे तो क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। कहेगा
3 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू का मतलब आपको समझ जाना है क्या पूछना चाह रहा है, स्थानीय मान पूछना चाह रहा है। अगर दूसरी बात करें तो जातीय मान, जातीय मान क्या होता है? जैसे हम लोगों में बहुत सारी जातियां डिवाइड होती हैं, हर मानव जो है यहाँ पे आके जातियों में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये अंक जब मानव के बीच आया तो ये भी जातियां इसने अपनी अपनी बना ली। अब क्या कहेगा, वो कहेगा 2 की जात बताओ, तो 2 भाई जाति 2 है तो 2 ही जात रहेगा, 3 जात है तो 3 ही जात रहेगा। अब मान लो कोई पाल है तो पाल ही रहेगा, कोई यादव है तो यादव ही रहेगा, कोई भी जात सही, जो जात है वो वही जात रहेगी। उसी प्रकार ये जात हैं, जैसे 2 है तो 2 की जात क्या 2 है, 3 जात है तो 3 की क्या 4, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। जैसे उसने एक संख्या लिख दी 5 9 1 4 3, वो कहेगा 9 की जात के मान बताओ, तो 9 की जात तो 9 ही है, तो 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा 9, काम खत्म। तो आई होप आपको 2 चीज़ें समझ में आई होंगी, स्थानीय मान क्या होता है और उसका जातीय मान क्या होता है। आइए बढ़ते हैं धीरे से और आगे। हाँ, हमने यहाँ पे डिजिट सीख लिए, स्थानीय मान सीख लिए, जातीय मान सीख लिए। अब हम क्या करेंगे, संख्याओं के प्रकार को देखेंगे। संख्याओं ने जो रूप लेके हमारे गणित में आई हैं, जो हमारी खोपड़ी को घुमाए हुए हैं, उनके प्रकार कितने हैं। संख्याओं के प्रकार, किस किस प्रकार की संख्याएं आती हैं हमारे गणित में, तो उनसे आपको रूबरू होना है। देखिए, सबसे पहले जो संख्याएं होती हैं, आपकी संख्याएं कुल मिला के 2 ही प्रकार की होती हैं, ठीक है। और वो दोनों प्रकार जो है आपको बहुत घुमाया हुआ है। संख्या, सबसे पहले जो संख्या होती है वो आपकी होती है परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या, आपको ये पता होना चाहिए कि परमेय संख्या कौन सी होती हैं। दूसरी जो संख्याएं होती हैं वो आती हैं आपकी अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, ठीक है। तो संख्याएं हमारी कितनी प्रकार की बताई गई हैं, 2। एक परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में लिखा जाता है, लेकिन Q कभी भी 0 ना हो, ठीक है, उसे बोलेंगे परमेय संख्या। अपरमेय संख्या, जिसको P/Q में ना लिखा जाता हो, ठीक है, P/Q में ना लिखा जाए। जैसे हमने कहा 0333, ये एक चलता रहा, तो ये कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। हमने कहा पाई बताइए, पाई कैसी है, पाई आपकी एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, पाई कैसी अपरमेय। लेकिन अगर पाई का मान रख दिया उसने 22/7, तो 22/7 क्या है, वो एक परमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। हमने कहा बताइए 5 क्या है, तो आपने कहा 5 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब पता नहीं है क्या संख्या है। तो 5 के नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे 1 होता है। 1 नीचे लिखने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं, तो 1 इसलिए लिखा नहीं जाता है। तो 5 भी आपकी क्या हुई, एक परमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो जितनी भी आपकी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। आइए देखते हैं इसके और भी प्रकार। परमेय संख्या में जाते हैं तो परमेय संख्या हमारी 2 प्रकार की मिलेंगी। एक तो मिलेंगी आपकी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक, और एक आपकी संख्या मिलेंगी भिन्न संख्याएं, ठीक है। भिन्न संख्याएं, भिन्न क्या होती हैं, जो आपकी P/Q में रहती हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला 1/2 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1/3, ठीक है, इस प्रकार। तो ये संख्याएं आपकी आगे चलती रहेंगी। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, आपकी भिन्न संख्याएं कहलाएंगी। भिन्न पूर्णांक की अगर बात करें, जैसे हमने मान लिया 0 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन 0 से नीचे भी रहेगा कोई, हाँ बिल्कुल रहेगा, -1 रहा होगा, -2 रहा होगा, -3 रहा होगा। ये सब क्या है आपकी, ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक भी आपके कितने प्रकार के नजर आए, एक तो धन पूर्णांक नजर आया और एक आपका ऋण पूर्णांक नजर आया, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं या तो धनात्मक होती हैं या तो ऋणात्मक होती हैं। तो परमेय संख्या कितने प्रकार की, 2, पूर्णांक और भिन्न। भिन्न क्या होती हैं, जो प्लस माइनस वो भी हो सकती हैं, 1/2 1/3 1/4, ये सब कैसी होती हैं, भिन्न के रूप में होती हैं। अब आइए, अब हम देखते हैं, अगर हमें पूर्णांक देखना हो तो ऋण पूर्णांक को हम अगर अलग कर दें तो हमें किन पूर्णांकों से मतलब है, हमें केवल इन वालों से लेना देना है, ये वाले, ठीक है। 0 से लेके कहाँ तक हमें लेना देना है, 0 5 6 7 8 9, आपको ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल बनेंगे यहाँ ऋण फेड़ से कोई लेना देना नहीं, बस याद रखो ये ऋण पूर्णांक के बाद खत्म। अब इनमें जब आओगे तो इनमें संख्याएं देख रहे हो सब संयुक्त संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इन सभी संयुक्त संख्याओं को ही समझना है, 0 से 9 तक के डिजिट को। आइए, जब धन पूर्णांकों को हम बदलते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, शून्य जो होगा वो आपका अलग थलग पड़ जाएगा, ठीक है। शून्य से हमें कोई लेना देना नहीं। शून्य क्या होता है,
शून्य बताइए प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है? शून्य एक पूर्णांक में तो आता है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। शून्य कभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। कहेगा शून्य क्या प्राकृत संख्या है? शून्य प्राकृत संख्या नहीं। प्राकृत संख्या इसमें कौन सी होती है? एक से लेकर एक के बाद जितनी भी संख्या है वो सारी सारी प्राकृत संख्या है, लेकिन शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। वो कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, यही सवाल आता है अक्सर कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो कितनी है? 0। और पूर्ण संख्या कहेगा क्या? एक नहीं है। देखो 0 के बाद जितनी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी लिखी जाए वो सबकी सब क्या है? पूर्ण संख्या है। और कहेगा प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 इधर की बात है, लेकिन पूर्ण की बात करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगी। बस इतना ही फर्क है। सबसे छोटी पूर्ण पूछे तो 0 लगाना है, सबसे छोटी प्राकृत पूछे तो आपको 1 लगाना है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर हो गया। तो शून्य क्या है? आपकी एक पूर्ण संख्या है, और कैसी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 1 के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें और कौन सी मिल जाएंगी आपको? धन पूर्णांक, ठीक है। शून्य के बाद हमें क्या मिलेंगी? धन पूर्णांक, या हम बोल सकते हैं इनको प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या हमें यहाँ पे छोटी मिल गई, और हम क्या करेंगे? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जब हम जाएंगे तो प्राकृत संख्या में हमें 2 प्रकार की और मिलेंगी। कौन कौन सी प्राकृत संख्या मिलेंगी? नंबर 1 मिलेगी आपको सम संख्या, सम संख्या, और दूसरी आपको संख्या मिलेगी आपको विषम संख्या। अब इसमें बताइए 0 को हमने निकाल दिया, इसमें कौन सी सम है कौन सी विषम है ये आपको छांटनी पड़ेगी। तो हमने कहा सम जो होती है वो आपकी 2 से स्टार्ट होगी। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये आपकी कैसी हो गई? सम संख्या हो गई। इसके बाद जो बची हुई हैं वो सारी सारी विषम है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो ये आपकी कैसी हो गई? विषम संख्याएं। अब इसमें भी खेल चलेगा। खेल क्या होगा? इसमें अगर आपसे पूछेगा अभाज्य, अभाज्य की कहानी, तो अभाज्य ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी से ना कटे, वो होती है अभाज्य। विषम संख्या क्या होती है? जो स्वयं विषम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं हो सकती है। विषम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या सम संख्या कभी विषम संख्या हो सकती है? सम विषम कैसे हो जाएगा? तो मतलब ही क्या रह गया फिर? क्या सम कभी अभाज्य हो सकती है? सम अभाज्य नहीं हो सकती। सम का कोई लेना देना, सम अपना अलग थलग रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। विषम संख्या का होती है, विषम संख्या अभाज्य में भी घुस जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहा 5 बताइए, 5 कैसी है? आप कहोगे 5 विषम भी है, 5 कैसी है? अभाज्य भी है। तो मतलब कि विषम संख्याएं हैं ये सारी की सारी बेशरम है, ये दूसरे के घर में चली जाती हैं, ठीक है। तो विषम अलग लगाना है, सम बिल्कुल सिंपल रहती है, कोई लेना देना नहीं, आपकी तरह बिल्कुल ये नादान है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो ये आपकी जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। अब यहाँ पे खेल चलेगा सबसे छोटी संख्या को लेकर। अब कहेगा सबसे छोटी सम संख्या बताइए कौन सी होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। वो कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो कौन सी है? 2। और कहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य बताइए। अच्छा एक देखो 2 अंक नंबर जो 2 नहीं है वो भी बेशरम निकल आया है। सम है लेकिन वो किसमें घुस गया? अभाज्य में। तो 1 नंबर मिल गया। तो एक आध तो चोर बैठा रहता है, वो चोर देखो यहाँ पकड़ गया, क्योंकि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो और ये नज़र में आ गया, ठीक है। तो 2 कैसा है? 2 एक अभाज्य संख्या है, और कैसी है? सम सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आइए विषम संख्या को देखते हैं। 3 कैसी है? अभाज्य संख्या है, लेकिन साथ में क्या है? विषम संख्या भी है। 5 कैसी है? विषम भी है, लेकिन कैसी है? अभाज्य भी है। और 7 कैसी है? 7 विषम भी है और उसके साथ क्या है? अभाज्य भी है। तो हम कहेंगे 1 से 10 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी मिली हमें? जाके 4 मिली हैं। तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या हमें पता होनी चाहिए कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और हमें पता होना चाहिए 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 से 100 तक टोटल जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं? टोटल 25 होती हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद करके रखना है। चलो यहाँ पे बता देते हैं। हमारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 1 से 100 तक जो होती हैं टोटल कितनी बताई गई हैं? 25 बताई गई हैं। अब कौन कौन सी याद करना है? 44, 22, 32, 23, 21। ये भी एक मोबाइल नंबर है तुम्हारा, ठीक है। 1 से 10 तक पूछे तो कितनी? 4। 1 से 20 तक पूछे तो 4 और 4 8। 1 से 30 तक पूछे तो 3 लाइनें गिन लो। 1 से 40 तक पूछे तो 4 लाइनें गिन लो,
ठीक है, जितनी तक पूछे कहेगा 1 से 70 तक बताइए अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो 7 लाइनें फटाक से गिन के बता दो इतनी होती हैं, काम खत्म। आपको सब अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 1 से 100 तक की टोटल अभाज्य संख्याएं। अब गिन लीजिए क्या 25 हैं, 4 4 8 8 2 10 2 12 12 और 3 कितने हो गए 15 16 17 18 19 19 और एक 20 और 20 और 5 कितने हो गए 25। हमारी राइट 25 संख्याएं 1 से 100 तक निकली हैं। तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गई होंगी, विषम संख्याएं समझ में आ गई होंगी। विषम संख्या ऐसी संख्या जो खुद से कटती हैं, इसके अलावा कभी कभी दूसरे से भी कट जाती हैं। ठीक है, विषम संख्या। सम संख्या या तो 2 से कटे या 1 से कटे या स्वयं से कटे। ठीक है, तो ये होती सम संख्या। तो सम देखा हमने, विषम को देखा, अभाज्य को देखा, हमने भिन्नों को देखा, हमने पूर्णांकों को देखा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या को देखा, परमेय संख्या देखी, अपरमेय संख्या देखी, और इसके बाद हमने अंक को देखा, स्थानीय मान देखा, जातीय मान देखा। ये सारी चीज़ों को देख लिया। तो आई होप लगता है ये सब आपको याद हो गया होगा। आइए चलते हैं कुछ इसके बेसिक सवाल और देख लेते हैं क्या होते हैं। ये मेन फैक्ट हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो बिगाड़ते हैं अब। हाँ, अब आएगा एक सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर पूछेगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्या या बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये दिया गया है। देखो, सम्मिश्र संख्याएं जो गणित में पूरी घूमती है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो सब में मिली जुली रहती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो सब में मिली रहती हैं वो कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको गणित की भाषा में सीखना तो कहेंगे गणित में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गणित में जितनी संख्याएं हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो पहली समस्या खत्म हुई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे तो कहेगा जितनी संख्या है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात खत्म। आ जाते हैं वास्तविक संख्याएं। कहेगा वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को वर्ग करने पर अगर किसी भी संख्या का वर्ग कर दें और वो मान हमें हमेशा कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, धनात्मक मिलना चाहिए, तो वो संख्या कैसी होगी, हमेशा आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, वास्तविक। अगर पूछे अवास्तविक क्या होती है, तो हम कहेंगे अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें वो पॉजिटिव नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। और जो निगेटिव मिलेगी वो वास्तविक नहीं होगी, वो कैसी होगी, अवास्तविक। जो पॉजिटिव होगा वो वास्तविक आदमी है, जो निगेटिव है वो अवास्तविक आदमी है। तो आपको अपने समाज में पॉजिटिव और निगेटिव मनुष्य को भी पहचान लेना है कि ये मानव पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव है तुरंत समझ लो ये एलियन ऊपर से आया हुआ है। ठीक है, तो तुरंत उसे भगा देना कि जाओ वहीं अंतरिक्ष देखो जाके, यहाँ कोई मतलब है, यहाँ पुलिस की तैयारी करने वाले सभी लोग हैं। ठीक है, तो उसको हटा देना, एलियन जो भी मिल जाए। ठीक है, आपके हो सकता है बगल में आस पड़ोस में एलियन ऐसे घूम रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब निगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन बच्चा जो स्टूडेंट है वो हमेशा कैसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए उसे। ठीक है, तो चलते हैं, आइए देखते हैं और आगे कुछ संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है, जुड़वा अभाज्य, देखो जुड़वा अभाज्य ऐसी संख्या होती है, जुड़वा अभाज्य का मतलब होता है ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच दो का, जुड़वा का मतलब दो आदमी होंगे तभी जुड़वा हो सकता है। तो ऐसी दो अभाज्य लो जिनमें केवल दो का अंतर हो, वो कैसी हो जाएगी, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका 3 और 5, 3 और 5, बताइए इसमें कितने बीच का डिफरेंस है, 2 का है, तो ये कैसी हो गई, 2 का है तो ये जुड़वा हो गया। तो ये कैसी हो गई, जुड़वा अभाज्य हो गई, क्योंकि देखो 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया 5 7, ये भी देखो जुड़वा है। ठीक है, हमने ले लिया 11 13, ये भी कैसी है आपकी, जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आ गया कि जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद सहभाज्य। जुड़वा अभाज्य हो गया, कभी कभी आता है कि सहभाज्य, आपको इसमें पहचानेगा, कहेगा बताइए कौन सा ऑप्शन जुड़वा अभाज्य का है, तो फटाक से पहचान लेना, जहाँ पे 2 का डिफरेंस हो वो कैसी हो जाएगी, जुड़वा। ये भी देख लेना वो अभाज्य होना चाहिए, पता लगे तुम तो 2 ही का अंतर देख रहे हो, वो अभाज्य है ही नहीं, तो कहीं भी लगा दो। तो ऐसा नहीं, आपकी वो अभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, तभी जुड़वा अभाज्य होगी, तो इसे हटा रहे हैं। हाँ, अगला देख लेना आपको सहभाज्य। सहभाज्य क्या होती है,
ठीक है। सहभाज्य, देखो सहभाज्य ऐसी संख्या होती हैं, जैसे सहभाज्य मतलब उसके संग होगी तो दो संख्या है, लेकिन उनका मासा कितना होना चाहिए, मासा एक आना चाहिए। जैसे हमने ले लिया, कोई ले लो, 2 और 3 ले लिया, ठीक है, 2 और 3 ले लिया। अगर आप इसका मासा निकालते हो, मासा, तो हमारा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर जिस भी दो संख्याओं का मासा 1 निकलता है तो हमेशा कैसी होगी, सहभाज्य संख्या होगी। जैसे हम और संख्या ले रहे हैं, हमने ले लिया 5 और 9, ठीक है, 5 9, तो इसका मासा ले लो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अगर हम संख्या ले रहे 5 और 7, बताइए मासा कितना होगा, 1 होगा। तो समझ गए होगे सहभाज्य क्या होती हैं। तो ऐसी देखो लगातार दो संख्याएं भी सहभाज्य होती हैं, क्योंकि उनका भी मासा कैसा होगा, हमेशा 1 होगा। लगातार दो संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती हैं। बाद बाकी ऑप्शन में डिपेंड करेगा कौन सी सहभाज्य है या नहीं है। पहचानोगे कैसे, उनका मासा क्या आना चाहिए, मासा 1 आना चाहिए, तो वो संख्या कैसी होगी आपकी, सहभाज्य होगी। आइए देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन। संपूर्ण संख्या, आपसे पूछेगा संपूर्ण संख्या क्या होती है बताइए। देखिए पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण संख्याएं केवल 2 ही हैं, एक तो है 6 और एक है आपकी कौन सी, 28। ये कैसी है आपकी संपूर्ण संख्या होती हैं, 6 और 28। अच्छा, ये 6 और 28 संपूर्ण संख्या, इनको कहा क्यों गया है। अगर आपके इनको अलग अलग गुणनखंड करते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग करके देखिए, इसके अपवर्तों को लिखो, इसको काटने वाले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद क्या होगा, 6 होगा। अब इनको जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, और 6 कितना होगा, ये टोटल 12। तो संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके अगर हम अपवर्तों का योग करते हैं और उनका योग कितना मिल जाए, 2 गुना मिल जाए, ठीक है। ऐसी संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके अगर हम अपवर्त करते हैं तो उनके अपवर्तों का योग कितना मिलना चाहिए, उस संख्या से दुगना मिलना चाहिए। दुगना मिल जाए तो वो कैसी हो जाएगी, संपूर्ण संख्या। और हमारी मात्रा कितनी है, केवल 2, तो आपको केवल 2 ही रट लो, एक 6 और एक 28। तो आपकी ये हो गई आपकी संपूर्ण संख्या, ठीक है। तीसरा आपसे पूछेगा रामानुजन संख्या कौन सी होती है, रामानुजन संख्या। तो देखिए रामानुजन संख्या भी एक ढूंढ ढाड़ के बनाई गई है, ठीक है। वो कौन सी आपकी 17 29। तो 17 29 जो है वो आपकी कैसी है, रामानुजन संख्या है। अच्छा, इसको रामानुजन कहा क्यों गया है, देखो हमारे मैथ के गुरु हैं रामानुजन, जो भारत में पले बड़े और अमेरिका के लिए बाद में वहाँ उनका चयन भी हो गया, वहाँ गए, कुछ पुस्तकें लिखी, पाइथागोरस का इनका जनक भी कहा गया फिर बाद में। तो रामानुजन हैं ये, ठीक है। तो रामानुजन का गणित में इतना लगाव था। अब एक कहानी बताता हूँ रामानुजन की। रामानुजन के पिताजी रामानुजन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बेचारे गणित में तल्लीन रहते थे, एकदम भाव विभोर रहते थे। गणित के सिवा उन्हें कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ और भी है, ब्रह्मांड में और भी कुछ घूम रहा है, लेकिन उन्हें दिखाता नहीं था गणित के अलावा। हुआ क्या, पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये बच्चा पता नहीं क्या करेगा गणित में, दिन भर तो 10 गालियाँ खाता था। उसके बाद माता बेचारी प्यार करती थी, माता तो प्यार करती थी, पिता तो गाली देते थे। हुआ क्या, पिताजी जब ज़्यादा ही परेशान हो गए तो पिताजी ने कहा इसका एक ही दवा है कि इसकी शादी कर दी जाए, हो सकता है ये चल के सुधर जाए, आगे चल के सुधर जाए। तो रामानुजन की शादी कर दी जाती है। शादी कर दी जाती है तो रामानुजन पहले तो एग्री नहीं हुए कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती जैसे करके शादी हो जाती है। अब आती है स्वागरात की बारी। तो रामानुजन रात में यही भूल गए कि आज हमारी शादी होके आई है, कि आज स्वागरात भी है, उन्हें पता ही नहीं था। वो क्या किया, अपने गणित में लगाते रहे। जब उनकी पत्नी ने कहा आ जाओ, दूध पी लो, सब पी लो, कुछ कर लो, ये कर लो, वो, लेकिन रामानुजन कहाँ, अपने गणित में खोए हुए, उनको पता ही नहीं आज है क्या। तो वो रामानुजन थे कि बिल्कुल भाव विवार मतलब खो चुके थे, किसमें, गणित में। और एक आप लोग हो जो पूरे ब्रह्मांड का मजा ले रहे हो, गणित तो गया अलग, गणित से कोई लेना ही देना है, अगर आ जाए तो सही, नहीं तो हटाओ अलग, ठीक है। तो लगन वाले लोग इस प्रकार के होते हैं कि जिसके अगर लगन लग गई तो वो सब कुछ अपना भूल जाता है, ठीक है। और जिसके अंदर अगर लगन विकसित नहीं हो पाई, हो सकता है वो कुछ कर तो जाएगा, ऐसा नहीं खुरापाती लोग कुछ कर नहीं पाते, खुरापाती कर रहे हैं आजकल, देखा होगा सब कुछ खुरापाती कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई, पहलू आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं आगे कुछ और सवाल, ठीक है। देखिए भाज्य संख्याएं पता ही लगा लोगे, जो भाज्य हो जाती हैं वो भाज्य होती हैं, जो अभाज्य नहीं होती, जो भाज्य ना हो वो अभाज्य हो जाएंगी। क्रमागत क्या होते हैं, क्रमागत जैसे 1 2 3 4 5 जो क्रम से लगातार चल रही हो वो क्या कहलाएंगी, आपकी क्रमागत कहलाएंगी। वो कहेगा सम क्रमागत, तो तुम्हें सम 2 4 6 8 10 ये कैसी हो गई,
सम क्रमागत हो गई, वो कहेगा विषम क्रमागत 1 3 5, मतलब कि आपको क्रम से लिखते चले जाना लाइन से, वो क्या कहलाती हैं सारी की सारी क्रमागत। तो क्रमागत का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जो लगातार संख्याएं लिखी हो उनको क्या बोलेंगे क्रमागत। अगर आपसे सम बोल दिया सम क्रमागत तो सम को ही लेना है क्रम से, और विषम बोल दिया तो आपको विषम ही क्रमागत लेना है। अगर उसने बोल दिया अभाज्य क्रमागत, अभाज्य क्रमागत बताइए, तो आपको अभाज्य ही लेना है। और कैसी क्रमागत, जैसे 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये सब कैसी हैं, ये चलती रहेंगी और क्रमागत रूप से चलती रहेंगी। तो क्रमागत का मतलब समझ में आ गया। तो ये था आपका कुछ क्रमागत की कहानी। आइए हटाते हैं और सवाल देखते हैं। ठीक है, सम विषम ये सब हो चुका है। हाँ, अगला जो टॉपिक है वो आपका है विभाज्यता का नियम। सबसे ज़रूरी है ये कि आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। ठीक है, विभाज्यता का अगर नियम नहीं आता है तो समस्याएं हो सकती हैं आपको गणित में। समस्याएं कुछ ज़्यादा इतनी भयंकर नहीं होंगी, बस छोटी मोटी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं कि जहाँ पे हमें 10 सेकंड लगना चाहिए था वहाँ पे हम 5 मिनट लगा रहे होंगे सवाल में। तो अगर आप विभाज्यता का नियम सीख लेते हो तो 10 सेकंड के अंदर सवाल को हो सकता है आप ख़त्म कर दो। तो इसको सीखना भी ज़रूरी है। विभाज्यता का नियम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, ऐसे करके याद होना चाहिए। कुल मिला के 13 तक याद कर लो, ज़्यादा आगे काम नहीं आते हैं। और ज़्यादा अगर करना है तो आपको 11 तक याद कर लो बस। ठीक है, लास्ट के हटा दो। 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ और 11 तक विभाज्यता का नियम सीख लो। ठीक है, आज प्रसाद चढ़ाना और आज ही विभाज्यता का नियम सीख जाओगे। कैसे, हमने बताओ 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। हमने कहा अगर हम कोई संख्या लिख रहे 2 5 8 6, ये संख्या लिख दी और हमने कहा बताइए क्या ये 2 से कटने वाली है। अब जिसको विभाज्यता का नियम नहीं आता वो तो पूरा काटेगा, क्योंकि वो लड्डू गोपाल है। वो करेगा क्या, 2 का भागे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 नेम 18, फिर 2 तियां 6, कट गया, तसल्ली मिलेगी। तो लड्डू गोपाल तुम्हारे ऐसे होंगे। अब जो सीखा है 2 का विभाज्यता का नियम वो क्या करेगा, जस्ट इकाई अंक में 2 का भाग देगा। अगर ये कट गया 2 तियां 6, कट गया, काम खत्म, फिनिश, ये बन जाएगा उड़न परी। ठीक है, जिसका अगर इकाई अंक आपसे 2 से कट गया वो कैसा हो जाएगा, सीधा 10 सेकंड में काम खत्म। तो समझ गए 2 का विभाज्यता का नियम कैसे काम करेगा। जिस भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से कटता है तो वो अंक भी 2 से, पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। आइए देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 का, जैसे हमने कोई संख्या लिख ली, ये संख्या लिख दी। अब हमने कहा बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो लड्डू गोपाल क्या कर रहे होंगे, अभी बताया था, एक एक करके काट रहे होंगे। लेकिन तुम क्या उड़न परी हो, सीधा क्या करना है, हमें सीधे अंक गिन लो, काम खत्म। 3 2 5 3 8 2 10 और कितने हो गए 11, नहीं कटेगी। हम क्या करेंगे, अगर हम एक और लिख देते हैं, अब कितना हो गया 12, 3 2 5 3 8 2 10 11 और 1 12। अगर 12 हो गया, क्या ये 12 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। जाने से लेना ही देना नहीं, कट जाए बस। अगर हम किसी भी संख्या के अंकों का योग करते हैं और वो योग अगर 3 से कट जाता है तो हमारी संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। समझ में आ गया 3 का नियम। आइए बात करते हैं 4 के नियम की। तो लिखते भी रहिएगा, ठीक है, इन सबको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और भी आसानी हो जाएगी। 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया 4 8 9 6 और यहाँ लिख दिया 60, ठीक है, ये लिख दिया 48,960। अब हमने कहा बताइए क्या 4 से कटेगी। तो आप चेक करेंगे 4 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट के 2 अंक, ठीक है, 4 से वही संख्या। जैसे 4 होता है वो क्या होता है, एक वर्ग होता है। वर्ग जो होता है वो, जैसे हमने कहा 2 का वर्ग बताइए, तो 2 में गुणा 2 का करो तभी तो 4 का आएगा। हमने कहा 4 का वर्ग बताइए, तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या के साथ खुद गुणा कर दो तो वो खुद वर्ग बन जाती है। तो देखिए ये वर्ग बनती है। वर्ग मतलब ये क्या बना रही है, जोड़ा बना रही है। जोड़ा का मतलब 2 का वो जोड़ा बन रहा है। तो हमें लास्ट की 2 संख्याओं को क्या करना है, 4 से काटना है। क्या 4 से 60 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या भी आपकी 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो हमारे 3 नियम हो गए, 2 का नियम, 3 का नियम और 4 का नियम याद हो गया। आइए देखते हैं हम 5 का नियम। 5 का नियम कैसे काम करेगा। जैसे हमने कोई नियम दे दिया 2 3 5 6 और लिख दिया 5,
एक संख्या और लिख दे रहे हैं यहाँ पे 89230, ये 2 संख्याएं लिखी गई हैं। अब हमने बोला कि क्या ये संख्याएं आपकी 5 से कटेंगी? तो लड्डू गोपाल तो अब बन मत जाना, क्योंकि बता ही दिया क्या करना होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और इकाई अंक 0 हो, क्या बताया गया? अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? वो संख्या हमेशा आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आई होप ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 6 से कब कटेगी? जैसे हमने ले लिया 5 3 2 1 8, ठीक है, ये संख्या उठा ली। अब हमने कहा बताइए क्या ये संख्या 6 से कटेगी? अब क्या करना है तुम्हें? 6 से संख्या वही कटेगी। अब 6 को क्या करो, अलग अलग तोड़ दो इसे, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 को अगर काटते हो तो 3 दूनी 6 से कट जाता है। जो संख्या 3 से कटती है, जो संख्या 2 से कटती है, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। और 3 का नियम और 2 का नियम आपको ऊपर बताया गया था। 3 का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। चेक करते हैं, 5 2 7 3 10, 10 और 8 और 2 10, 20 और 1 कितना हो गया? 21, और 3 7 21 होता है, कट गई, जीत गए। 2 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई अंक केवल 2 से कट जाए। क्या 2 से कटेगा? कट जाएगा। अर्थात ये संख्या 3 और 2 से कट गई, और 3 2 से जो कट गई वो किससे कट जाएगी? 6 से भी कट जाएगी। तो आपको 6 का रूल भी याद हो गया, ठीक है। इसके बाद आज बस 6 तक ही बताएंगे, आगे के रूल आपको खुद थोड़ा कर लेना है, नहीं तो हम पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो आई होप आपको ये गणित की क्लास, आज पहली क्लास थी संख्या पद्धति की कमज़ोर बच्चों के लिए, तो आपको बहुत सुंदर क्लास लगी होगी। और अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। इससे के बाद जो भी वीडियो बनेंगे, आज के बाद सब मज़ेदार वीडियो होने वाले। मस्ती से पढ़ो, आराम से पढ़ो, सिलेक्शन लेके दिखाओ, लेकिन वर्दी आपके कंधों पर होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी जोश के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, नमस्कार।